अभी मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को जेईई मेन 2020 एंड 2019 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, अ मास ऑफ 10 kg, यानी एक मास है 10 kg का, यानी स्मॉल एम इक्वल टू दिया हुआ है आपका 10 kg, इज सस्पेंडेड बाय अ रोप ऑफ लेंथ 4 मीटर फ्रॉम द सीलिंग। जैसे ऐसा आप समझिए कि यही हमारा आपका सीलिंग है आपका, इस सीलिंग से आपका एक रोप है 4 मीटर लॉन्ग आपका, इसको जो है लटका दिया गया है। A mass of 10 kg suspended by a rope of length 4 मीटर फ्रॉम द सीलिंग। तो यही देखिए, ये हमारा आपका एक सीलिंग हो गया आपका, और ये आपका यही आपका रोप है, और इस रोप का लेंथ यहाँ पे प्रॉब्लम में दिया हुआ है, लेंथ आपका 4 मीटर है, और इसके देखिए लोअर एंड पर एक स्मॉल एम मास को सस्पेंड किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में देखिए, फोर्स कैपिटल एफ इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप। देखिए इस रोप का मिड पॉइंट, जैसे ये देखिए ये हमारा यही हमारा ये आपका मिड पॉइंट ऑफ द रोप है, मिड पॉइंट ऑफ द रोप है, और इसी मिड पॉइंट पर एक फोर्स एफ को अप्लाई किया जा रहा है हॉरिजॉन्टली, सच दैट द टॉप हाफ ऑफ द रोप, यानी ये टॉप हाफ का मतलब इतना पोर्शन हो गया, सीलिंग और मिड पॉइंट के बीच का जो पोर्शन है यही आपका क्या कहलाएगा, टॉप हाफ ऑफ द रोप, मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द वर्टिकल। यानी देखिए क्या है कि जो मिड पॉइंट पर एक फोर्स को हॉरिजॉन्टली अप्लाई किया जा रहा है, तो हॉरिजॉन्टली अप्लाई करने के कारण क्या होगा, क्योंकि आपका देखिए सीलिंग और मिड पॉइंट के बीच का आपका डिस्टेंस आपका क्या है 2 मीटर है, तो ये 2 मीटर तो आपका कभी भी बदलना है नहीं, तो इसका मतलब इस मिड पॉइंट का जो मोशन जो होगा ना वो आपका एक सर्कुलर आर्क पर होगा, और कुछ देखिए आपका ऐसा आपका स्प्रिंग हो जाता है आपका, यहां पर मिड पॉइंट देखिए यहां से शिफ्ट करके यहां आ गया, और ये फोर्स यहां पर भी देखिए फोर्स को चूंकि हॉरिजॉन्टली अप्लाई किया जा रहा है ना, एफ हो गया, और ये देखिए यही आपका क्या हो गया, यही आपका स्मॉल एम हो गया। और प्रॉब्लम में दिया गया है कि जो फोर्स को हॉरिजॉन्टली अप्लाई किया जा रहा है सच दैट द टॉप हाफ ऑफ द रोप हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल के साथ कितना एंगल आपका बना रहा है, आपका 45 डिग्री, यानी ये एंगल आपका 45 डिग्री आपका दिया गया है। तो हम लोगों को यहाँ पर बताना है कि एफ आपका कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारा मिड पॉइंट है ना, इस मिड पॉइंट को हम लोग पी मान लेते हैं, तो यही हमारा आपका क्या हो गया, आपका पॉइंट पी हो गया। तो अब देखिए सीलिंग और मिड पॉइंट के बीच में जो रोप है, ये रोप आपका वर्टिकल से आपका कितना एंगल पर है, 45 डिग्री के एंगल पर। क्योंकि ये एंगल आपका चेंज आपका नहीं ना कर रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर पॉइंट पी आपका क्या होगा, आपका रेस्ट में होगा, यानी यहाँ पर पॉइंट पी आपका क्या है, ये आपका एट रेस्ट है, और पॉइंट पी अगर आपका रेस्ट में है तो इससे ये समझ लेना है कि स्मॉल एम भी आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल एम भी आपका एट रेस्ट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर पॉइंट पी चूंकि रेस्ट में है, तो पॉइंट पी पर भी आपका नेट फोर्स आपका क्या होगा, 0 होगा, और स्मॉल एम आपका रेस्ट में है तो स्मॉल एम पर भी आपका नेट फोर्स आपका क्या होगा, आपका 0 होगा। तो अब हम लोग देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि पॉइंट पी और स्मॉल एम के बीच में जो रोप है, इस रोप में हम लोग टेंशन को हम लोग T2 मान लेते हैं। सीलिंग और मिड पॉइंट पी के बीच में जो रोप है, उस रोप में हम लोग टेंशन को हम लोग T1 मान लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग यहां पर स्मॉल एम का फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए स्मॉल एम का अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम को अगर ड्रॉ करें तो देखिए, तो स्मॉल एम के ऊपर कौन कौन सा फोर्स लगेगा, अर्थ के कारण जो आपका mg फोर्स है ये आपका किधर लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये जो आपका रोप है, इस रोप के कारण
स्मॉल एम पर आपका टेंशन आपका किधर एक्ट करेगा, ये आपका वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आपका टेंशन आपका एक्ट करेगा, और ये टेंशन फोर्स आपका क्या है यहाँ पे T2 है। क्योंकि ये देखिए ये एम मास आपका क्या है, आपका रेस्ट में है ना, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ आपका क्या हो जाएगा, इस स्मॉल एम के ऊपर नेट फोर्स आपका जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जितना फोर्स आपका लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी उतना ही आपका फोर्स होगा, यानी T2 और mg दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, यहाँ पर आपका बैलेंस करेगा। तो एक इक्वेशन आपका यहाँ से हमारा आ गया। अब देखिए दूसरा जो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं वो हम लोग पॉइंट P के लिए फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ देखिए पॉइंट P के लिए अगर फ्री बॉडी डायग्राम को अगर ड्रॉ किया जाए तो देखिए तो पॉइंट P के ऊपर कौन कौन सा फोर्स लगेगा, पॉइंट P और स्मॉल m के बीच में जो रोप आपका यूज हुआ है उस रोप के कारण पॉइंट P पर आपका टेंशन फोर्स आपका किधर लगेगा, आपका वर्टिकली आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये टेंशन फोर्स आपका कितना होगा, आपका T2 होगा। और यहां पर देखिए तो पॉइंट P पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में राइट की तरफ कितना फोर्स को अप्लाई किया गया, ये फोर्स को अप्लाई किया गया है, ये हो गया। अब देखिए आपका सीलिंग और पॉइंट P के बीच में जो रोप आपका यूज हुआ है उस रोप के कारण आपका टेंशन फोर्स आपका अलोंग द स्ट्रिंग आपका एक्ट करेगा, और ये टेंशन आपका कितना होगा, आपका T1 होगा। अब यहाँ देखिए तो यहाँ पर अगर एक वर्टिकल लाइन को अगर ड्रॉ कर दिया जाए पॉइंट P पर, ध्यान से देखिए तो वर्टिकल लाइन को जैसे ही ड्रॉ करिएगा ये अगर एंगल अगर 45 डिग्री है तो ये भी एंगल आपका कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, आपका 45 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब T1 का देखिए तो T1 का वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आपका कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, आपका T1 cos 45 डिग्री हो जाएगा, और T1 का देखिए तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ्ट की तरफ आपका T1 का कंपोनेंट आपका कितना हो जाएगा, T1 sin 45 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए क्या है कि पॉइंट P भी आपका रेस्ट में है, तो पॉइंट P पर भी आपका क्या है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अनुसार से नेट फोर्स आपका कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसका मतलब पॉइंट P पर लेफ्ट की तरफ जितना फोर्स आपका लग रहा होगा राइट की तरफ भी उतना ही फोर्स लगना चाहिए, यानी पॉइंट P पर लेफ्ट की तरफ फोर्स और राइट की तरफ फोर्स, ये दोनों फोर्स को इक्वेट कर देना है। तो पॉइंट P पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स आपका क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन 2 हो गया आपका। पॉइंट P पर देखिए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आपका कितना, T1 cos 45 डिग्री, और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आपका क्या है, आपका T2 है। तो ये दोनों फोर्स भी आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी पॉइंट P पर वर्टिकल डायरेक्शन में आपका नेट फोर्स आपका क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 को हम लोग डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 3 से। तो यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा T1 sin 45 डिग्री डिवाइडेड बाय T1 cos 45 डिग्री इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, F बाय आपका T2 हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे T1 कैंसिल आउट हो गया, sin 45 बाय cos 45 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाय T2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए तो tan 45 डिग्री को क्या लिखिएगा, 1 इक्वल टू F बाय क्या हो जाएगा, आपका T2 हो जाएगा। और यहाँ देखिए तो 1 इक्वल टू F बाय T2 है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको देखिए इसको लिखा जा सकता है F इक्वल टू T2। और यहाँ देखिए T2 का वैल्यू किसके बराबर है, फ्रॉम 1 से mg के बराबर है, और m बराबर प्रॉब्लम में देखिए तो कितना आपका 10 kg है, और g का वैल्यू देखिए प्रॉब्लम में कितना लेना है, 10 लेना है। तो 10 इंटू 10 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपका किसके, 100 न्यूटन का। इसका मतलब यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, आपका बी होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं पर भी किसी भी ढंग का डाउट आएगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।